हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। तो आज 4 नवंबर है और आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो स्टेट सेंटर के रिलेशंस को लेकर के है, खास तौर से राज्यों के कुछ गवर्नर्स को लेकर के, राज्यपाल को लेकर के जो शिकायतें रहती है। तो हाल ही में जो दक्षिण भारत के राज्यों से, केरल और तमिलनाडु से, तो कुछ ऑब्जेक्शंस हैं अरेज किए गए हैं। तो केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उसमें राज्यपाल एक, आपको पता ही है, कड़ी की भूमिका में होते हैं, लेकिन कई बार स्वयं दल की सरकार नहीं होने से, विपक्षी पार्टी की सरकार होने से कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर के है जो राज्य सरकारों के जो प्रस्ताव होते हैं उनको राज्यपाल किसी न किसी कारण से रोक लेते हैं। तो राज्यपाल की जो स्वयं विवेकाधीन शक्तियां होती है उन्हीं पर केंद्रित है आज का जो एडिटोरियल है। तो देखते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के जो संबंध है तो उसकी इसमें चर्चा हुई है कि राज्यपाल के रबर स्टैंप रहना चाहिए या उसको अपने प्रूडेंशियल पावर्स का उपयोग करना चाहिए, या वो बिलों को है जो लटकाए रखते हैं, काफी समय तक पेंडिंग रखते हैं, उन पर डिसीजन नहीं लेते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राज्यपालों को है जो मुख्यमंत्रियों के या विधानसभाओं के विधायिका के जो प्रस्ताव होते हैं, बिल होते हैं, उन पर एक तय समय सीमा में सभी प्रस्तावों पर है जो फैसला लेना चाहिए। तो इसी बात को केंद्रित है। तो चलो आइए देखते हैं आज की एडिटोरियल की अपने क्या रहने वाली है जो मुख्य शब्दावली। तो सबसे पहले तो अपने आज की चर्चा करेंगे। 4 नवंबर का अपना है जो एडिटोरियल है, तो इसमें वो हमेशा की तरह सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ वोकैब देखेंगे, उसका सेंटेंस में प्रयोग होगा। साथ ही साथ आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा। तो करंट इश्यूज में अब सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है, खासतौर से राज्यपाल को ध्यान में रखते हुए, तो उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का अपना जो पहला वर्ड है वो देखो क्या आ रहा है वोकेबलरी में, रिजीम। रिजीम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन व्यवस्था। नाउन है ए गवर्नमेंट स्पेशली एन अथॉरिटेरियन वन, खास तौर से जो तानाशाही प्रकार की सरकार होती है उसके लिए, अथॉरिटेरियन सरकार होती है तो उसके लिए है जो रिजीम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे तो इसका मतलब होता है शासन या सरकार या तानाशाही सरकार। सिनोनिम्स गवर्नमेंट या अथॉरिटीज, सत्ता या सरकार, इसका प्राइवेसी हो सकता है। एनार्की या लॉलेसनेस, एनार्की का मतलब होता है जिसमें कोई भी आपका व्यवस्था नहीं हो। तो जो एक प्रजातंत्र होता है, राजतंत्र होता है, एक एनार्की होती है। तो एनार्की के अंदर कोई भी सरकार नहीं होती है, तो एक कानून विहीन व्यवस्था होती है, उसे अपने एनार्की कहते हैं। सो आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स ऑफ द रिजीम, जो शासन व्यवस्था के आदर्श विरोधी, जो आइडियोलॉजी के विचारवादी हैं, कुछ एक खास विचारधारा के लोग हैं, वो रिजीम के शासन व्यवस्था के क्या है, अपोनेंट है, उसके विरुद्ध हैं। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड है रिमिशन। रिमिशन है नाउन है, द कैंसिलेशन ऑफ ए डेट, चार्ज और पेनल्टी। आपका कोई ऋण हो, कोई पेनल्टी या चार्ज लगा दिया गया हो तो उसे आपको छूट दी जाए, उस रियायत या छूट को कहते हैं रिमिशन। कैंसिलेशन या सस्पेंशन, यानी कि आपको कोई डेट है या कोई पेनल्टी है उसे कैंसिल कर दिया गया है या उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस सस्पेंशन को या कैंसिलेशन के एक्ट को क्या कहते हैं, रिमिशन कहते हैं। सेंसर निंदा करना, कन्विक्शन चार्ज करना, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी आपकी छूट न देकर के आपको सजा दी जाए। द स्कीम अलाउज फॉर द पार्शियल रिमिशन ऑफ ट्यूशन फीस, ये जो योजना है ये आपके जो पार्शियल रिमिशन यानी थोड़ा बहुत अंशतः छूट देने का प्रावधान करता है, किसमें, ट्यूशन फी में। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आज का मिसकंसेप्शन। कंसेप्शन आपको पता ही है, इसका मतलब होता है अवधारणा। कोई भी काम हम करते हैं तो उसकी कोई न कोई कंसेप्ट होती है, तो ये कंसेप्ट से कंसेप्शन बनाए, तो कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा होना। तो कंसेप्ट से कंसेप्शन बनाए, अब इसके मिस लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, अपोजिट वर्ड बन जाएगा। नाउन है
a view or opinion that is incorrect because based on faulty thinking or understanding। गलत सोच या गलत समझ के कारण आपका कोई विचार बना है, कोई राय बनी है जो कि इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो फॉल्टी थिंकिंग, गलत सोच के कारण आपने जो कुछ सोचा है, जो राय बनाई है, वो गलत है। तो ना समझ के कारण, गलत समझ के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपका जो गलत विचार होता है, तो उसको कंसेप्ट है वो आपकी क्लियर नहीं है, इसलिए मिसकंसेप्शन कहा गया है। सिनोनिम हो गया मिसकॉम्प्रिहेंशन, सॉरी मिसएप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन हो गया समझ होना, मिसएप्रीहेंशन गलत समझ होना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी समझ होना, मिसअंडरस्टैंडिंग का भी मतलब होता है गलत समझ होना। श्योरिटी और ट्रुथ, सच्चाई, इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये गलत धारणा है, उसकी बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, सही धारणा हो जाएगा। पब्लिक मिसकंसेप्शंस अबाउट एंटीबायोटिक यूज, एंटीबायोटिक का जो यूज हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में जनता के अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं है, क्योंकि पूरी जानकारी है नहीं, फिर भी लोग अपने आप को डॉक्टर समझते हैं कि एंटीबायोटिक ऐसे यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो। अंडरमाइन, टू मेक समथिंग वीकर, कमजोर आंकना, कमतर समझना, कमजोर समझ लेना। इरोड या वियर अवे है जो इसका सिनोनिम हो जाएगा, बिल्कुल ही कमजोर या बहुत ही कमजोर कर देना। शोर अप या सपोर्ट, राइज करना, समर्थन करना, इसका एंटोनिम हो गया द इवेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर हैव अंडरमाइंड पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। जो पिछले साल के जो इवेंट है, घटनाएं हुई हैं, उन्होंने लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो सरकार में जो विश्वास है उसे क्या कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, घटा दिया है। पीपल्स फेथ है जो कम हुआ है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। आज नेक्स्ट वर्ड है आज का एग्रीव्ड। एग्रीव्ड एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में। अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे तो आप क्या है, अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, तो उसको एग्रीवेटेड पर्सन कहा जाता है। रिजेंटफुल या एफ्रेंटेड, एफ्रेंटेड या रिजेंटफुल, नाराजगी भरा हुआ, है ना, तो थोड़ा बहुत नाराज हो जाता है। प्लीज्ड या हैप्पी, प्रसन्न या खुश, प्रसन्न या खुश, तो ये इसका हैप्पी एंटोनिम हो जाएगा। दे वर एग्रीव्ड एट द आउटकम, वो आउटकम यानी परिणाम देख करके क्या हो गए, एग्रीव्ड हो गए, थोड़ा सा नाराज हो गए कि रिजल्ट है जो मन माफिक नहीं आए। आजकल चुनावी दौर चल रहा है, राजस्थान में किसी को टिकट नहीं मिला तो वो क्या हो गया, एग्रीव्ड हो गया, नाराज हो गया। चलो भाई, नेक्स्ट वर्ड इज स्टाइम। स्टाइमी, हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट, कठिनाई। स्टाइमी का मतलब हो गया बाधा। कोई न कोई आप है जो अपनी काम करते हैं तो उसमें कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है, हिंडर आ जाता है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ बाधित करने के अर्थ में आया है। इम्पेड करना है, इंटरफेयर विद करना, हस्तक्षेप करना, जबकि ऑपोजिट हो जाएगा सहायता करना। तो बाधा डालना और बाधा हटाना एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो विदाउट एनी हेल्प इज स्टाइमी। तो द चेंजेस मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टाइम न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब जो नए हम बदलाव ला रहे हैं, उन्हें जो नए जो मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, चिकित्सीय उपचार है, उनमें बाधा डालने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। तो गवर्नर को किसी भी प्रकार के काम से, राज्य सरकार के काम में क्या नहीं बनना चाहिए, स्टाइमी नहीं बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। प्रूडेंट, विवेकपूर्ण, विवेकशील, जो सोच समझ करके सही और निष्पक्ष फैसला ले, विवेकपूर्ण। तो प्रूडेंट से प्रूडेंशियल बनता है, तो प्रूडेंट का मतलब होगा विवेकपूर्ण, फुल ऑफ प्रूडेंस, तो विवेक से सोचे, सेंसिबल बात करे। सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, जब आप निर्णय लेते हो उसमें आप बहुत ही है जो सचेत रहें, समझदारी से है जो अपना निर्णय लें, उस स्थिति को कहते हैं विवेकपूर्ण। अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, और ऐसा करते समय आप है जो गैर जरूरी जोखिम से, रिस्क से बच जाते हैं। सो वाइज, वेल जस्ट,
तो बुद्धिमान और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण सही लिया गया निर्णय। प्रूडेंट, अनवाइज या इम्प्रूडेंट, मूर्खतापूर्ण, इसका क्या हो गया, मूर्ख या मूर्खतापूर्ण, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। He always listened to her prudent advice, वह हमेशा ही उसकी विवेकपूर्ण सलाह को ध्यान से सुनता था। ठीक है, तो वो हमेशा ही उसकी सलाह को ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसकी एडवाइस क्या होती है, प्रूडेंट होती है, वाइज होती है, बहुत ही सही होती है। ये इसका हो गया वाक्य में प्रयोग। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं आज का एडिटोरियल। तो सबसे पहले आप इसकी रीडिंग लगा लीजिए। ये लो मैं आपसे साइड में होता हूं, आप पूरा का पूरा है जो देख लें इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे पॉज कर लें, इसको पूरा पढ़ें आप, और स्पीड से पढ़ें पूरे को, और फिर जो शब्द नहीं आते हैं उनको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, तो अब मेरे साथ रीडिंग लगाइए। तो देखिए एडिटोरियल है द हिंदू, अपने जहां से हमेशा ये लेते हैं, एक्शन एंड अथॉरिटी, कार्यवाही व सत्ता, यानी आप सरकार कोई काम करना चाहती है और उस पर सत्ता है वो क्या करती है, यानी एक सत्ता पर दूसरी सत्ता होती है। तो ऑन गवर्नर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस बाय इलेक्टेड रिजिम्स, तो राज्यपाल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस बाय इलेक्टेड रिजिम्स, निर्वाचित शासन या निर्वाचित सत्ता द्वारा। अब यहाँ रिजिम का मतलब है सत्ता या शासन। अब निर्वाचित सत्ता या शासन क्या है, राज्यों के अर्थ में चीफ मिनिस्टर्स हो गए, राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, वो क्या जनता द्वारा चुने हुए हैं। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन है, तो एक चुनी हुई सरकार अपने निर्णयों को कैसे लागू करे, और राज्यपालों का इसमें क्या रोल है। गवर्नर्स शुड लीव नो स्कोप फॉर क्रिटिसिज्म, गवर्नर्स को चाहिए, अब देखो मॉडल है शुड, मॉडल क्या है शुड, ऐसी सलाह जो बाध्यकारी नहीं है, एक सजेशन है, तो हमने शुड का प्रयोग कर लिया। तो शुड लीव नो स्कोप, आपको कोई ऐसी संभावना ही नहीं छोड़नी चाहिए फॉर क्रिटिसिज्म, आलोचना के लिए। कब, दैट दे चैलेंज इलेक्टेड रिजिम्स, की वो चुनी हुई सरकारों को, चुनी हुई सत्ता को क्या है, चुनौती दे रहे हैं। यानी गवर्नर्स को अपना फैसला लेते समय ऐसी संभावनाएं नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन लेना चाहिए। दे टू स्टेट्स हैव अप्रोच्ड द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बात यह है कि दो राज्य, अब देखो दैट से स्टेटमेंट को कनेक्ट कर दिया गया है, दो राज्य हैं, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं भारत की, अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ देयर गवर्नर्स, और वो अपने अपने राज्यपालों का जो आचरण है, कंडक्ट है, व्यवहार है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वंस अगेन फ्लैग्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल अपॉइंटीज इन राजभवन, एक बार फिर ये फ्लैग्स दी प्रॉब्लम, ये राजनीतिक जो अपॉइंटीज है, राजनीतिक जो नियुक्तियां होती है राजभवन में, यानी राजनीतिक जो दल केंद्र में सत्ताधारी दल है, वो अपने लोगों को राजभवन में राज्यपाल बना के भेजता है। यूजिंग देयर अथॉरिटी टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस बाय इलेक्टेड रिजिम्स, और आरोप ये लगा है कि वो अपनी अथॉरिटी, सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, किस बात में, टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस बाय इलेक्टेड रिजिम्स, कि एक निर्वाचित जो सत्ता है उसके निर्णयों को लागू करने में देरी करवाती है कौन, राज्यपाल, और ये इस प्रकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, ये आरोप लगा है। इफ नॉट अंडरमाइन देम, यदि वो उन्हें कम नहीं आते हैं तो फिर भी वो उनके निर्णयों को लागू करने में देरी कर देते हैं, ये राज्यपालों पर आरोप है। तमिलनाडु एंड केरला हैव क्वेश्चनड द डिले इन द ग्रांटिंग असेंट टू बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। अभी जो नया मामला क्या है, तमिलनाडु और केरल ने क्या किया है, क्वेश्चन द डिले इन ग्रांटिंग असेंट्स टू बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तमिलनाडु और केरल की जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है यानी विधानसभा है, उन्होंने बिल पास कर दिए, उनको असेंट ग्रांट करने से, असेंट का मतलब होता है सहमति, तो राज्यपाल ने अपनी सहमति देने से, साइन करने से क्या कर दिया है, ना तो मना किया है ना हाँ की है, उस पर साइन ही नहीं किए, तो इस प्रकार वो क्या कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं उसके अंदर। तो
अब वो क्या कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। तमिलनाडु इज ऑल्सो एग्रीव्ड, तमिलनाडु भी इस बात से एग्रीव्ड है, नाराज है, दैट प्रपोजल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ रेमिशन टू सम कन्विक्ट्स, कि एक प्रस्ताव है जो कि कुछ कन्विक्ट्स पीड़ितों को रेमिशन, ग्रांट ऑफ रेमिशन देनी है, उन्हें कुछ छूट देनी है, उसकी मंजूरी के जो प्रस्ताव है। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ सम फॉर्मर मिनिस्टर्स, कुछ पूर्व मंत्रियों के जो प्रोसिक्यूशंस हैं उसकी मंजूरी को लेकर के हैं। एंड अपॉइंटमेंट्स टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, और राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं वहां कुछ नियुक्तियों के मामले हैं, उनके जो प्रस्ताव है haven't been acted upon, ये लास्ट लाइन है, have not been acted upon by the governor। तो राज्यपाल ने क्या किया, उन पर कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उनके राज्य लोक सेवा की नियुक्तियां रोक ली, कुछ पूर्व मंत्रियों के प्रोसिक्यूशन संबंधी वो मामले रोक लिए, और कुछ है जो रेमिशंस वाले, छूट वाले ग्रांट के जो प्रस्ताव थे वो भी उन्होंने मंजूर नहीं किए। तो उनके हस्ताक्षर के अंदर जो डिले हो रहा है, इससे सरकार कह रही है कि हम अपने निर्णयों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को लेकर के आगे क्या कहते हैं, गवर्नर्स नीड नॉट रबर स्टैंप, गवर्नर्स को एक रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए, यानी कठपुतली की तरह व्यवहार नहीं करे एनी डिसीजन। सो गवर्नर्स नीड नॉट रबर स्टैंप एनी डिसीजन, कोई भी जो निर्णय हो तो गवर्नर को है जो उसको तुरंत है जो अपनी मोहर लगा ही देना चाहिए, ऐसा नहीं हो। बट वन कैन क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नर्स, लेकिन कोई भी है जो गवर्नर का जो प्रैक्टिस है, व्यवहार है, उस पर तो प्रश्न लगा ही सकता है, स्पेशली इन स्टेट्स, खासतौर से राज्यों में नॉट गवर्न बाय द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, जब उस राज्य की और केंद्र की सरकार एक सेम पार्टी की नहीं हो तब, क्योंकि ब्लॉकिंग डिसीजंस एंड बिल्स, तब राज्यपाल क्या करते हैं, कुछ बिल्स है और कुछ जो डिसीजन है, निर्णय है, उनको ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं, उस पर निर्णय नहीं लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सम गवर्नर्स अपीयर टू बी हॉस्टाइल टू द वेरी आइडिया ऑफ अमेंडमेंट्स, कुछ राज्यपाल क्या करते हैं, सिर्फ वेरी आइडिया ऑफ अमेंडमेंट्स, संशोधन के विचार मात्र, ठीक, दी वेरी का मतलब है ठीक विचार मात्र के, संशोधन के जो विचार होते हैं उसके प्रति हॉस्टाइल होते हैं। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, विरोधी होते हैं। टू यूनिवर्सिटी लॉज, मान लो कोई विश्वविद्यालय के कानून है, उनमें कोई संशोधन करना है, तो राज्यपाल उस विचार मात्र के भी क्या हॉस्टाइल हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। इफ दे सीक टू लीव आउट चांसलर्स, अगर वो चांसलर्स को हटाना चाहे, इनवेरिएबली द गवर्नर्स देमसेल्व्स, या वो खुद गवर्नर होते हैं, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग वाइस चांसलर्स, या वो वाइस चांसलरों को जो नियुक्ति करनी होती है, क्योंकि चांसलर राज्यपाल खुद होता है, और इस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटीज, या कोई नए विश्वविद्यालय का गठन करना हो, इन विच गवर्नर्स आर नॉट चांसलर्स, जिसमें गवर्नर खुद क्या है, चांसलर नहीं होते हैं, तो ऐसे मामलों को वो रोक लेते हैं। द आइडिया ऑफ हैविंग गवर्नर्स एज एक्स ऑफिशियो वाइस चांसलर ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज ओनली ए प्रैक्टिस, और ये जो विचार है कि गवर्नर को एक एक्स ऑफिशियो जो वाइस चांसलर उप कुलपति होना चाहिए यूनिवर्सिटीज को, ये एक व्यवहार का प्रश्न है, इज ओनली प्रैक्टिस, परंपरा है, एंड एक्चुअलाइज्ड थ्रू देयर फंडिंग स्टैट्यूट्स, फाउंडिंग स्टैट्यूट्स, तो ये उनके संस्थापक कानून द्वारा बनाया जाता है। हाउएवर गवर्नर सीम टू बी लेबरिंग अंडर द मिसकंसेप्शन, लेकिन ऐसा लगता है कि गवर्नर्स हैं वो इस गलत धारणा के अधीन काम कर रहे हैं, दैट दे हैव ए राइट टू बी चांसलर्स, कि चांसलर बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड टेंड टू डिले असेंट टू एनी बिल, और ऐसे किसी भी बिल को असेंट, सहमति देने में वो देरी करने की प्रवृत्ति रखते हैं, दैट क्लिप्स और रिमूव्स देयर पावर, जो उनकी शक्तियों को या तो क्लिप करता है, कम करता है, टाइट करता है, या उनकी शक्तियों को हटाता है। तो खुद के खिलाफ कोई भी ऐसा कानून आए तो उस पर वो जरूर डिले करते हैं। और क्या कहते हैं एडिटर्स महोदय, इट इज टाइम टू हैव नेशनल प्रोहिबिशन ऑन गवर्नर्स बीइंग
burdened with the role of chancellor of any university. अब ये एक सही समय है कि एक राष्ट्रीय समस्या है, टू हैव ए नेशनल प्रोहिबिशन, कि एक राष्ट्रीय निषेध कर देना चाहिए, पूरे देश भर में इस पर रोक लगा देनी चाहिए। इसको कि गवर्नर्स बीइंग बर्डन्ड विद द रोल ऑफ चांसलर्स, कि राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का चांसलर यानी है जो कुलाधिपति है वो बनाया ही नहीं जाए, क्योंकि ये उनके ऊपर काम का बोझ है। ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एज रिकमेंडेड बाय द जस्टिस MM पुंछी कमीशन, जैसा कि जस्टिस MM पुंछी आयोग ने ये रिकमेंड किया था, जो संस्तुति की थी, सुजेशन दिया था ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। और MM पुंछी जो आयोग है ये केंद्र राज्यों के संबंधों को लेकर के बना था, और उसमें इसमें स्पष्ट कहा था कि राज्यपालों को है जो कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए। It is unfortunate that absence of a time frame for giving assent is used by some governors to stymie laws passed by the legislature। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है भाई, दुर्भाग्य की बात है कि कुछ that absence of a time frame giving assent, कि कानून में ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वित्तीय मामलों को छोड़ करके कि इतने समय सीमा में गवर्नर को अपनी हाँ या ना कहनी पड़ेगी या निर्णय लेना पड़ेगा, तो इसकी अनुपस्थिति का गवर्नर्स फायदा उठा रहे हैं। इज यूज्ड बाय सम गवर्नर्स टू स्टेमी लॉस पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, तो वो कुछ न कुछ कानून है जो विधायिकाओं द्वारा पास किए होते हैं, उनको हिंडर करने का, उन्हें ऑब्स्टेकल करने का, उन्हें रोकने का काम करते हैं, स्टेमी करते हैं। सो वन वुड हैव थॉट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस, तो हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, पर्यवेक्षण है, उस पर विचार करना चाहिए। अराइजिंग आउट ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट्स पिटीशन, जो तेलंगाना राज्य सरकार की याचिका पर है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। रिमाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज दैट, संवैधानिक सत्ताओं को, अधिकारियों को ये याद दिलाते हुए कि द फ्रेज एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि राज्यपाल के मामले में यह कि वो लेजिस्लेचर का, विधायिका का जो भी प्रस्ताव बिल आता है उस पर वो एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितना शीघ्र संभव हो सके सहमति या असहमति देगा। अपीयरिंग इन आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के अनुच्छेद 200 में है। कंटेंट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट, तो इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक बातें निहित है। would have driven into them a sense of immediacy in considering bills, तो इसमें इन बिल्स पर विचार करते समय उसे क्या करना चाहिए, एक सेंस ऑफ इमीडिएशन, कि एक जल्दी से जल्दी जितना संभव हो सके अपना विचार करते समय शीघ्रतम निर्णय देना चाहिए। ये बात संविधान के अनुच्छेद 200 में निहित है, जहां एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि वो जल्दी से जल्दी फैसला दे। What the court meant was that it would be constitutionally impermissible for the governors, जो कोर्ट चाहती है कि ये इस संवैधानिक रूप से ये बात है जो परमिसिबल नहीं है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती राज्यपालों को, टू इंडेफिनेटली होल्ड ऑन टू बिल्स, कि वो असीमित रूप से अनंत काल तक बिल को होल्ड करके रखे, विदाउट कन्वेइंग ए डिसीजन, उस पर वो निर्णय नहीं दे, उसे एक पॉकेट विटो बना ले, जैसे पोस्ट ऑफिस के मामले में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया था। तो द स्टेट्स टू ought to be prudent, राज्यों को भी बड़ा विवेकपूर्ण होना चाहिए इन देयर डिसीजन मेकिंग, जब राज्य है जो मुख्यमंत्री निर्णय ले तो उन्हें भी बड़ा विवेकपूर्ण होना चाहिए। विदाउट लिविंग स्कोप फॉर क्वेश्चंस ऑन द मेरिट ऑफ देयर डिसीजंस, कि वो भी निर्णयों की जो मेरिट है, गुणवत्ता है, उस पर कोई जो स्कोप ही नहीं छोड़े, ऐसी कोई संभावना ही नहीं छोड़े कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके। इतने निष्पक्ष और न्यायप्रिय और संवैधानिक निर्णय होने चाहिए। द एब्सेंस ऑफ एनी लेड डाउन प्रोसेस, अगर हम किसी प्रक्रिया को पालन करने के टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे तो उसकी अनुपस्थिति में टू सीक एप्लीकेशंस एंड असेस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ एप्लीकेशंस,
ताकि हम आवेदनों की और उन जो एसेस कर सके, उन जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, आवेदन है, उनकी गुणवत्ता का है जो आकलन कर सके बिफोर अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। तो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हों चाहे उसके सदस्य हों, उनकी नियुक्ति से पूर्व सभी तरह की गुणवत्तापूर्ण शर्तें देख ली जाए। इज ए केस इन पॉइंट, यहाँ ये मुद्दा है जिसके आधार पर ये सारी बातें आई है। द लार्जर पॉइंट दैट द नन शुड फॉरगेट इज दैट, अब सबसे बड़ी बात ये जिसे नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि गवर्नर्स आर एक्सप्लिसिटली रेस्ट्रिक्टेड इन देयर फंक्शनिंग, कि गवर्नर हैं स्पष्ट रूप से अपने कार्य प्रणाली में रेस्ट्रिक्टेड हैं, लिमिटेड हैं बाय द एड एंड एडवाइस, कि उन्हें केवल मदद और सलाह दी जाएगी। एड एंड एडवाइस क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान की जो क्लॉज धारा है उसमें कहा है कि वो एड और एडवाइस लेंगे। एंड ought not to misuse the discretionary space available to them, और उनको जो डिस्क्रेशनरी विवेकशील शक्ति जो मिली है, डिस्क्रेशनरी का मतलब क्या हुआ, विवेकशील, तो विवेकपूर्ण जो शक्तियां मिली है उस स्पेस का है जो वो मिसयूज नहीं करेंगे, ऐसा कोर्ट उम्मीद करता है और यही एडिटर्स चाहते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या अभी वर्तमान में सभी राज्यों में राज्यपालों के साथ राज्य सरकारों के संबंध अच्छे हैं? अगर आपको लगता है कौन सही है या कौन गलत है, तो आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और इस प्रकार अपना एक फ्री एंड फेयर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच डेवलप करते रहें। नमस्कार, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।